जी, द लेटर विक्टोरियन पीरियड 1870 टू 1900 तक का ड्यूरेशन लेटर विक्टोरियन पीरियड कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं जी इस एज में, इस टाइम में इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं लेटर विक्टोरियन एज के अंदर। 1884 की बात करें तो थर्ड रिफॉर्म एक्ट 1884 में आता है, और उसके बाद 1884 में ही फेबियन सोसाइटी वाज फाउंडेड। तो फेबियन सोसाइटी उसकी बुनियाद रखी जाती है, और फेबियन सोसाइटी एक सोशलिस्ट सोसाइटी थी, एक ग्रुप था जो कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पर मुश्तमिल लोगों का ग्रुप था, और ये रेडिकल लोग थे। और इनका, ये फेबियन सोसाइटी का बेसिक मकसद क्या था, कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। तो ये फेबियन सोसाइटी बाद में फिर एक पॉलिटिकल सॉरी सोशलिस्ट, ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी में ये कन्वर्ट होती है फेबियन सोसाइटी। 1891 असिस्टेड एजुकेशन एक्ट पास होता है जी, प्रोवाइड्स फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। इंग्लैंड में एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी और उसे फ्री करार दिया जाता है। एजुकेशन के हवाले से ये एक्ट पास होता है। उसके बाद 1896 द फर्स्ट मैस सर्कुलेशन न्यूज़पेपर द डेली मेल वो स्टार्ट होता है। डेली मेल जो कि इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, 1896 में उसकी बुनियाद रखी जाती है। मतलब डेली बेसिस पर पहली दफ़ा ये न्यूज़पेपर जो है वो लॉन्च होता है, और इट्स ऑनर बॉट द टाइम्स इन 1908। और डेली मेल का जो ऑनर है वो फिर 1908 में द टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको परचेज कर लेता है। उसके अलावा 1899 बॉयर वॉर अगेंस्ट द डच साउथ अफ्रीकन्स, बॉयर वॉर का आगाज़ होता है, और ये 1899 से लेकर 1902 तक बॉयर वॉर ये कंटिन्यू रहती है। बॉयर वॉर ये काफ़ी फेमस वॉर है इंग्लैंड की तारीख में, और इसको साउथ अफ्रीकन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वॉर बेसिकली, हाँ, इसको एंग्लो बॉयर वॉर का नाम भी दिया जाता है। तीन नाम है इसके, साउथ अफ्रीकन वॉर, बॉयर वॉर और एंग्लो बॉयर वॉर के नाम से इसे जाना जाता है। बेसिकली ये जो वॉर थी, जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका पर भी ब्रिटेन का कब्ज़ा था। तो साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवाने के लिए वहाँ के जो लोकल अफ्रीकन्स थे, उनके दरमियान और ब्रिटिशर्स के दरमियान जंग होती है। उस जंग को बॉयर वॉर का नाम दिया जाता है। बेसिकली इस जंग के पीछे और भी बहुत सारे मुहर्रिकात थे। ब्रिटिशर्स जो है वो अपना रूल वहाँ पे उस एरिया में, साउथ अफ्रीका में एक्सटेंड करना चाहते थे और उसे अपना पार्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना इसी एरिया में पाया जाता है, और ब्रिटिशर्स इस एरिया पे कब्ज़ा करना चाहते थे। तो लेकिन वहाँ के जो लोकल जो अफ्रीकन्स थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो, तो वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। तो उनके दरमियान और ब्रिटिशर्स के दरमियान जो लड़ाई हुई उसे बॉयर वॉर का नाम दिया जाता है। तो ये वो वॉर, अगर आप गुड बाय मिस्टर चिप्स अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है तो वो गुड बाय मिस्टर चिप्स में भी बॉयर वॉर का जिक्र जो है वो होता है। इसी तरह 1900 में लेबर पार्टी इज़ फाउंडेड। एक बहुत फेमस पार्टी है, इस वक्त भी मौजूद है, लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड। उसकी बुनियाद 1900 में रखी जाती है। 1901 क्वीन विक्टोरिया डाइस। फाइनली क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। एडवर्ड सेवन उसकी हुकूमत कायम हो जाती है, और इसी तरह क्वीन विक्टोरिया का इरा, विक्टोरियन एज फाइनली एंड पे पहुंचती है। तो ये वो सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि इस टाइम पे होते हैं। आगे चलें जी। तो ये हमने इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया।
नेक्स्ट हम देखते हैं पोएट्स ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड। पोइट्री को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पोइट्री में हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ पोएट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ग्रुप है उसका नाम है प्री रैफलेट पोएट्स। ये कुछ पोएट्स का ये ग्रुप है जो कि आर्टिस्ट थे बेसिकली। कुछ इसमें से म्यूजिशियन थे, कुछ पेंटर्स थे, और इसके साथ साथ वो पोएट भी थे। तो उस ग्रुप का नाम जो है वो प्री रैफलेट पोएट्स है। इसका नाम प्री रैफलेट क्या है? इस ग्रुप के जो लोग हैं इन्होंने ये डिसाइड किया कि रैफलेट के टाइम से पहले जो पोएट्री लिखी गई, रैफलेट का जो स्टाइल था वो बड़ा आर्टिफिशियल टाइप ऑफ स्टाइल था। तो इन्होंने कहा कि रैफलेट से पहले के जो स्टाइल था उसको हम फॉलो करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम जो है वो प्री रैफलेट पोएट्स रखा। रिजेंबल्ड समथिंग लाइक ए न्यू रोमांटिक रिवाइवल। और इनके अंदर जो क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये आर्टिस्ट थे, और जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो राइटर हो, तो आर्टिस्ट सारे के सारे जो हैं वो रोमांटिक होते हैं। मतलब उनकी जो स्पिरिट, जो टेंडेंसी वो फॉलो करते हैं, वो रोमांटिक टेंडेंसी फॉलो करते हैं। तो ये आप समझे कि ये सारे रोमांटिक पोइट्स हैं, प्री रैफलेट पोइट्स। इंटरेस्टेड सिंपली इन ब्यूटी। और जितनी भी रोमांटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें सारी इन पोइट्स के अंदर नजर आएंगे। जैसे कि लव फॉर ब्यूटी, ये भी एक करेक्टरिस्टिक से ट्रेट है रोमांटिक पोइट्स की। वांटेड ब्यूटी ऑफ डिक्शन, ब्यूटी ऑफ राइम्स एंड ब्यूटी ऑफ इमेजरी इन पोइट्री। तो ये आर्टिस्टिक ब्यूटी जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर, चाहे लैंग्वेज की ब्यूटी है, राइम्स की ब्यूटी है, या इमेजेस की ब्यूटी है, वो चाहते थे। Melais plus D.G. Rosti, who were also painters, determined to find a club or brotherhood which should be styled pre-Raphaelite and whose members should bind themselves to study nature attentively. अगेन वही बात कि इन्होंने ये ग्रुप बनाया, ब्रदरहुड बनाया। प्री रैफलेट इसको ब्रदरहुड भी कहते हैं, भाईचारा। तो इन्होंने कहा कि हम रैफलेट से पहले का जो स्टाइल है, जो कि नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, हम उसे कॉपी करेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सप्रेसिंग जेन्युइन आइडियाज इन एन अनकन्वेंशनल मैनर। मतलब कन्वेंशनल जो क्लासिकल स्टाइल होता है ना, वो कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल कैसे? कि जी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो स्टाइल शिफ्ट हो रहा होता है, वो कन्वेंशनल वैल्यूज होती हैं। तो इन्होंने कहा कि हम अनकन्वेंशनल मैनर में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे, इन सिंपैथी विद what was direct and serious and heartfelt in early Italian painting before the artificial style of Raphael। तो रैफेल से पहले, जो कि एक इटालियन पेंटर भी था, पोएट भी था, उसके स्टाइल से, जो कि एक आर्टिफिशियल स्टाइल था, उससे पहले जो स्टाइल था, इन्होंने कहा हम सिंपली उसको फॉलो करेंगे। डीजी रोस्टी जो है कौन है? वाज ए पेंटर एंड पोएट। इस ग्रुप के जो मेन जो लीडर थे वो डीजी रोस्टी थे। पेंटर भी हैं, पोएट भी हैं। पैशन फॉर मटेरियल ब्यूटी, लव ऑफ रिच लैंग्वेज, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लैंग्वेज को बड़े आर्टिस्टिक वे में इन्होंने एक्सप्रेस किया, यूज़ किया, और मटेरियल ब्यूटी को इन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी पोइट्री के अंदर। इट वाज नॉट एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ये किसी किस्म के इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नहीं है। मतलब इसका कोई काम, कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि किसी को प्रीच करना है, कोई मोरालिटी टीच करनी है, ऐसा कोई एजेंडा, प्रोपेगेंडा से रेलेवेंट कोई इनका एजेंडा नहीं था। दे इंट्रोड्यूस्ड सिम्बोलिज्म इन पोइट्री। हाँ, सिंबल्स और इमेजेस का इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपनी पोइट्री के अंदर। इंसिस्टेड ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड डायरेक्टनेस ऑफ सेंसेशन। सिंप्लिसिटी पे फोकस किया, एक्सप्रेशंस की, और डायरेक्टनेस ऑफ सेंसेशन, मतलब ऐसी इमेजेस यूज़ की जो कि डायरेक्ट फाइव सेंसेस को जो टच करते हो, ऐसे इमेजेस इन्होंने अपनी पोइट्री में इस्तेमाल किए। डीजी रोस्टी की बात करते हैं। ही वॉज चीफ फोर्स बिहाइंड प्री रैफलेट मूवमेंट, मेन लीडर यही है। ही वॉज सन ऑफ गैब्रियल रोस्टी एन इटालियन रेफ्यूज। गैब्रियल रोस्टी के ये बेटे थे जो कि एक महाजर थे, इटालियन रिफ्यूज थे। स्टडी ड्राइंग, बेसिकली पेंटर थे, जैसे पहले भी बात हुई। ही ओपनली फॉलोड द प्रोफेशन ऑफ ए पेंटर। पेंटर, पेंटिंग का प्रोफेशन ओपनली फॉलो किया। रोस्टीज पोइम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स में इनकी पोइम है जी, दो तरह की हैं, पर्सनल पोइम्स है और इम्पर्सनल पोइम्स है। और ही वाज सुप्रीम मास्टर ऑफ राइम एंड म्यूजिक।
ठीक है जी। तो इनकी सबसे पहले देखते हैं पर्सनल पोएम्स कौन सी हैं, और फिर हम देखेंगे इम्पर्सनल पोएम्स कौन सी हैं। पर्सनल पोएम्स को लिरिक्स भी कहा जाता है, ये सॉन्ग्स हैं तकरीबन। और जैसे कि हाउस ऑफ लाइफ, ये सोनेट्स पर मुश्तमिल है। डांटे एट वेरोना, द स्ट्रीम्स सीक्रेट, द पोर्ट्रेट, ये इनकी पर्सनल पोएम्स है। आगे इम्पर्सनल पोएम्स की बात करें, उसमें बैलेड्स हैं, रोजमेरी है, द ब्लेस्ड डैमोजल है, द वाइट शिप, द किंग्स ट्रेजेडी, ब्राइड्स प्ले है, सिस्टर हेलन। ये सारी इनकी इम्पर्सनल पोएम्स है। तो ये दो तरह की पोएम्स इन्होंने लिखी। उसके बाद क्रिस्टियाना रोस्टी देखते हैं जी। ये उनकी बहन है, डीजी रोस्टी की बहन है। टेम्परामेंट एकेंड टू हर ब्रदर्स, बिल्कुल भाई की तरह का इनका स्टाइल है लिखने का। और बर्ड लाइक मोमेंट इन लिरिक्स, तो इनकी भी जो म्यूज़िक कॉम्पोजिशन है वो बड़ी कमाल की, मतलब म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन है इनकी पोइट्री की। बर्ड लाइक मोमेंट उनकी पोइट्री में हम जो वो देख सकते हैं। बर्ड लाइक मोमेंट क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज़ बर्ड लाइक मोमेंट इन लिरिक्स? कोई एक्सप्लेन करेगा इसे? जी, व्हाट इज़ बर्ड लाइक मोमेंट इन लिरिक्स? जी, एनी ऑफ यू? मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी सर। जी जी, आवाज सर आ रही है लेकिन मालूम नहीं। हाँ जी, कोई और कोई बताना चाहे बर्ड लाइक मोमेंट इन लिरिक्स क्या होता है? सर आई थिंक जो ये रिदमिक ट्यून होती है, एक सिम्फनी सी क्रिएट होती है इनके म्यूजिक में। जैसे सिंगिंग में हम सॉन्ग्स वगैरह पोएम तो एज ए सॉन्ग हम गा सकते हैं। एक जी जी, प्रॉपर सिम्फनी एक रिदम के साथ वो चलती है। आई थिंक सो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जैसे कि बर्ड्स की अगर आप कभी मूवमेंट देखें ना, बर्ड्स का फ्लो देखें कि बर्ड्स कैसे मूव कर रहे होते हैं, कैसे फ्लाई कर रहे होते हैं, एक ही पेस के साथ, एक ही स्टाइल के साथ वो उड़ रहे होते हैं। ना कभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, ना कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो एक ही पेस के साथ, जब आपकी एक ही पेस हो, उसे हम बर्ड लाइक मूवमेंट जो वो कहते हैं। ठीक है, एक जैसा फ्लो सारा सारी पोइम के अंदर। तो ये इनकी बर्ड लाइक मूवमेंट जो है वो इनकी इन लिरिक्स ये फेमस है। इनका आगे वर्क देखें, गॉबलिन मार्केट है, द प्रिंसेस प्रोग्रेस है, द पेगेंट्स है, और द टाइम फ्लाइज, द फेस ऑफ द डीप। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है जी विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस कौन है जी? एमिनेंट डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर बिसाइड बीइंग ए पोएट। तो ये भी एक डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट है। चीफली इंटरेस्टेड इन मिडल एजेस, हिज ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग वाज टू रिवाइव द ट्रू गॉथिक स्पिरिट। तो ये गॉथिक स्पिरिट को रिवाइव करना चाह रहे हैं अपनी पोइट्री के अंदर। मतलब गॉथिक स्पिरिट ये भी एक रोमांटिक स्पिरिट है। रोड पोइट्री विद ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटी, और अगेन ये भी ब्यूटी को क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी पोइट्री में। ही इज़ पास्ट मास्टर, और इनकी पोएम्स देखें, द डिफेंस ऑफ गुनिवर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जेसन, अर्थली पैराडाइज, सिगर्ड द वोल्संग, ये सारी इनकी पोएम्स हैं। आगे लास्ट में, जी लास्ट में है जी स्विनबर्न। ये भी प्री रेफलेट पोएट है। हिज एसोसिएशन वाज पर्सनल रेदर देन लिटरेरी विद प्री रेफलेट। तो ये भी उस ब्रदरहुड का पार्ट थे, और पर्सनल एसोसिएशन थी उन सारे ग्रुप के साथ इनकी। ही वाज म्यूजिशियन रेदर देन ए पेंटर। म्यूजिशियन है बेसिकली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल इन वर्सिफिकेशन एंड ए गिफ्ट ऑफ इमिटेटिंग वाइडली डिफरेंट रिदम्स। तो क्योंकि ये एक म्यूजिशियन है, तो बहुत सारे डिफरेंट ये जो रिदम्स हैं उनको अपनी मतलब उनको कंपोज करते किया इन्होंने, अप्लाई किया। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स इन मेट्रिकल टेक्निक। हिज पोइट्री डील्स विद रोमांटिक थीम्स, जैसे कहा रोमांटिक राइटर हैं। लाइक शैले ही वाज अगेंस्ट किंग्स, प्रीस्ट एंड कन्वेंशनल मोरालिटी। तो अपने जिस तरह जो शैले हैं, शैले काफ़ी बागी टाइप पर्सनैलिटी थे, और उन्होंने हमेशा किंग्स के अगेंस्ट लिखा। तो इसी तरह जो स्विनबर्न है वो भी
शैले की तरह का उनका माइंडसेट था और हमेशा किंग्स के अगेंस्ट ही उन्होंने लिखा। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रोमांटिक्स विक्टर ह्यूग एंड बोल्डियर। फ्रेंच जो रोमांटिक्स हैं उनसे ये इंस्पायर्ड है। और आर्नल्ड ने इनके बारे में क्या लिखा? फाउंडेड मैनी ऑफ हिज लाइन्स मीनिंगलेस एंड कॉल्ड हिम ए यंग सूडो शैली। तो इनके ऊपर और मैथ्यू आर्नल्ड ने क्रिटिक की है और इनकी जो लाइंस उनको मीनिंगलेस करार दिया। और वो क्यों, उसकी लॉजिक क्या है कि मैथ्यू आर्नल्ड एक क्लासिकल है, स्विनबर्न जो है वो रोमांटिक है, तो डेफिनेटली मैथ्यू आर्नल्ड इन पर तनकीद ही करेंगे और मीनिंगलेस ही इनकी पोइट्री को कंसिडर करेंगे। तो दो टेंडेंसीज का क्लैश है इन दोनों के दरमियान, मैथ्यू आर्नल्ड और स्विनबर्न के दरमियान। तो क्योंकि ये शैले को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मतलब शैले के लेवल की पोइट्री तो खैर नहीं है, इसीलिए इनको यंग सूडो शैले का जो वो टाइटल उन्होंने दिया। इनके आगे पोएम्स देखें तो उसमें अटलांटा इन कैलेडन है और बिफोर द बर्निंग ऑफ द ईयर्स है, बोथवेल, मैरी स्टुअर्ट, द गार्डन ऑफ प्रोस्पाइन है, सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, ए सेंचुरी ऑफ राउंडल्स, ए सॉन्ग ऑफ इटली, ट्रिस्टम ऑफ लाइनस, ये सारी इनकी पोएम्स हैं। तो इस तरह ये सारे प्री रेफलेट पोइट्स हैं, प्री रेफलेट ब्रदरहुड में ये कंसीडर होते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट जो पोइट्री के अंदर मोमेंट है वो है द डेकेडेंट और एस्थेटिक मोमेंट। द प्री रेफलेट मोमेंट इन इंग्लिश पोइट्री वाज फॉलोड बाय डेकेडेंट और एस्थेटिक मोमेंट। तो ये जो मोमेंट है वो उसके बाद आई, उन पोइट्स के बाद। टेंडेंसी अमंग द लिटरेरी आर्टिस्ट टू ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो इन्होंने, इनका जो मेन जो फोकस था वो आर्ट फॉर आर्ट सेक था। मतलब क्या है कि पोइट्री को आप सिर्फ पोइट्री के पर्पस के लिए लिखें, पोइट्री को आप मतलब कोई पॉपुलैरिटी सेक या कोई प्रोफेशन सेक या किसी हिडन एजेंडा के तौर पर जो है वो उसे आप ना लें, अपने एजेंडा को प्रीच करने के तौर पर ना लें। They were influenced by Walter Peter and French authors Baudelaire and Verlaine. They believed all themes must be excluded from poetry. ये मेन पॉइंट है इनका कि पोइट्री में कोई थीम नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई पर्पस नहीं होना चाहिए कि आप फलां पर्पस के लिए पोइट्री लिख रहे हैं। पोइट्री सिर्फ मतलब ब्यूटी के लिए पोइट्री आप इसलिए लिखें ताकि आप इंजॉय, पढ़ के इंजॉय कर सकें। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ग्रेट सब्जेक्ट, थीम और आइडिया। ठीक है, किसी थीम, किसी आइडिया, किसी चीज़ में भी ये इंटरेस्टेड नहीं थे। दे रेबल्ड अगेंस्ट एस्टैब्लिश सोशल एंड मॉरल लॉस। दे न्यू नीदर फिलोसफी नॉर रिलीजन बट वर वर्शिपर ऑफ ब्यूटी फॉर इट्स ऑन सेक। वही बात अगेन कि इनका मकसद कोई फिलोसफी टीच करना नहीं है, कोई रिलीजन टीच करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी, ब्यूटी से मुराद के राइम की ब्यूटी, रिदम की ब्यूटी, वर्ड्स की ब्यूटी, और जो म्यूज़िक होता है पोइट्री के अंदर सिर्फ उसको इन्होंने फोकस किया। एस्थेटिक प्लेयर वाज इट्स ऑब्जेक्ट, और सिर्फ पोइट्री लिखने का मकसद क्या है कि एस्थेटिक प्लेयर हासिल करना, ये बेसिक इनका ऑब्जेक्ट था। और इस मोमेंट में देखें तो जो मेन पोइट है वो ऑस्कर वाइल्ड है। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में आप जानते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड ये सिर्फ पोइट नहीं है, ये नॉवेलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ ये ड्रामाटिस्ट भी हैं। तो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं, बड़े जीनियस ये शख्स हैं। ऑस्कर वाइल्ड वाज द फर्स्ट टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉल्टर पीटर। तो ये ऑस्कर वाइल्ड वॉल्टर पीटर जो कि फ्रेंच राइटर हैं उनसे इन्फ्लुएंस हुए और उसी इन्फ्लुएंस में इन्होंने फिर ये मूवमेंट स्टार्ट की। और इनका वर्क क्या है? न्यू हेलन और पेंथिया, द गार्डन ऑफ एरस, ये इनके वर्क्स हैं। उसके अलावा हैं जी डाउनसन। डाउनसन क्या है जी? सिम्बलाइजेज इन हिज वर्क द एस्थेटिक मोमेंट ऑफ द 1890s। तो डाउनसन ये भी एस्थेटिक मोमेंट ऑफ 1890s जो कि फ्रांस के अंदर जो 1890s की जो मोमेंट है उसको ये सिम्बलाइज कर रहे हैं अपने वर्क के अंदर। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रोसिटी, स्विनबर्न एंड फ्रेंच रोमांटिक्स हु बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। अगेन ये भी
आर्ट फॉर आर्ट से की जो फिलॉसफी है उसके डॉक्ट्रिन से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं और पोइट्री लिख रहे हैं। और इनका वर्क कौन सा है? साइनेरा, नन्स ऑफ द परपेचुअल एडोरेशन, ये इनका वर्क है। आगे चले तो इसमें ये दो मेन है और बाकी माइनर पोइट्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जॉनसन है, वाज एन एसोसिएट ऑफ ऑस्कर वाइल्ड, उसके साथी हैं बेसिकली, इन्फ्लुएंस बाय ओल्ड क्रिश्चियनिटी, और ये ओल्ड क्रिश्चियनिटी से ये इन्फ्लुएंस्ड है। साइमंस है, कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट, ही वाज अ ग्रेट क्रिटिक भी हैं। तो ये दोनों माइनर पोइट्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये तो हैं जी दो बड़ी मूवमेंट्स इस एज के अंदर, लेटर विक्टोरियन एज के अंदर। एक तो हो गई प्री रेफलेट और दूसरी होगी एस्थेटिक मूवमेंट। उसके बाद अदर जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं जो किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, और उनमें ज़्यादातर नॉवलिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि पैटमोर है, वाज प्री रेफलेट स्टाइल ही है इनका। ही बिलीव्ड इन द सिंप्लिसिटी ऑफ आर्ट थ्योरी, मतलब लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी और थॉट्स की सिंप्लिसिटी पे इन्होंने फोकस किया। और इनका वर्क कौन सा है? द एंजल इन द हाउस, द अननाउन एरिस, इनका वर्क है। उसके बाद जॉर्ज मेरिडिथ हैं जी, जॉर्ज मेरिडिथ जो कि नॉवलिस्ट भी हैं, और इनका वर्क देखिए, मॉडर्न लव, 16 लाइन सोनेट्स इन्होंने लिखी, नॉवल इन वर्स। और जॉर्ज मेरिडिथ ने मतलब पोइटिक नॉवेल्स लिखे, मतलब ये बड़ी यूनिक टेक्निक है जो कि किसी और नॉवलिस्ट के पास नहीं थी। मतलब नॉवल हमेशा प्रोज में होता है, लेकिन जॉर्ज मेरिडिथ ने वर्स में नॉवल को इंट्रोड्यूस करवाया। इज ऑफ इट्स ओन काइंड इन लिटरेचर, एक नई काइंड है, नई टेक्निक है जो कि जॉर्ज मेरिडिथ ने अडॉप्ट की। मतलब पोइटिक नॉवल आप इसे कह सकते हैं, और बेसिकली क्योंकि पोइट हैं। और इनका पोइट्री में कौन सा वर्क है? द लार्क असेंडिंग, लव इन द वैली, ये इनका वर्क है। उसके बाद हार्डी, थॉमस हार्डी देखिए, थॉमस हार्डी आपने एज ए नॉवलिस्ट इनको पढ़ा हुआ है। थॉमस हार्डी बेसिकली जो है ना नॉवलिस्ट नहीं थे, बेसिकली पोएट थे। और वो भी ऐसा हुआ कि शादी से पहले जो पोएट थे और शादी के बाद जो वो नॉवलिस्ट बन गए। शादी से पहले पोएट थे, पोइट्री का शौक, मतलब बेसिकली पोएट ही हैं, लेकिन बाद में अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए शादी के बाद फिर नॉवल को एज ए प्रोफेशन इन्होंने अडॉप्ट किया था। और इनका पोइट्री में अगर हम वर्क देखें, मतलब इनकी बड़ी फेमस एक मतलब जब इन्होंने मरने से तकरीबन 15 मिनट पहले भी एक पोएम जो है वो लिखी थी मरने से पहले। हार्डी की जो पोइटिक कलेक्शन है उसमें है द डायनेस्टिस मोमेंट्स ऑफ विजन, ये इनका पोइटिक वर्क है, इंपॉर्टेंट पोइटिक कलेक्शन है। तो इस तरह ये अदर इम्पोर्टेंट पोइट्स में इनको हम इंक्लूड करते हैं जी। इस तरह विक्टोरियन पोइट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें हमारे पास टू इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, जैसे कि प्री रेफलेट और एस्थेटिक मोमेंट, और इसके अलावा अदर हमारे पास इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये रेफलेट कौन थे सर? ये इटालियन पेंटर था, इटालियन, ठीक है। यस और ये एक पेंटर भी था और पोइट भी था। लेकिन जो रेफलेट था, रेफलेट का जो स्टाइल था वो बड़ा आर्टिफिशियल और इन आर्टिस्टिक माना जाता था। तो इन्होंने इसीलिए प्री रेफलेट इसलिए कहा कि रेफलेट से पहले, मतलब रेफलेट को फॉलो नहीं करना, बल्कि रेफलेट से पहले तक के जो पोइट्स हैं, उनसे पहले जो पोइट आए उनको इन्होंने फॉलो करने का फैसला किया, रेफलेट को छोड़ के। तो इसी तरह आगे चलते हैं जी। नॉवलिस्ट ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड, नॉवल अगेन वंस अगेन के बड़ा पॉपुलर जॉनरा है और डोमिनेंट जॉनरा विक्टोरियन एज के अंदर। स्टार्ट ऑफ मॉडर्न नॉवल, तो यहाँ से लेटर विक्टोरियन एज से मॉडर्न नॉवल की बुनियाद रखी जाती है। इससे पहले जो मॉडर्न नॉवल है वो मॉडर्न नहीं था, और यहाँ से मॉडर्न नॉवल की बुनियाद रखी जाती है।
और जॉर्ज इलियट वाज द फर्स्ट टू राइट नॉवेल्स इन द मॉडर्न स्टाइल। और जॉर्ज इलियट पहली खातून है, नाम तो मर्दों वाला है लेकिन बेसिकली ये खातून है। इनका असल नाम क्या है, कोई बताएगा? सर मैरी एन एवंस। हाँ जी, मैरी एन एवंस। तो ये इन्होंने मॉडर्न नावल की बुनियाद रखी। तो बताएंगे ज़रा मॉडर्न नावल क्या होता है, मॉडर्न नावल की क्या ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सर आई थिंक इसमें क्योंकि इनकी जो एज है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था क्वीन विक्टोरिया के एंडिंग डेज में, नो तो नो, ये साइंटिफिक अप्रोच नो थी। नो 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 नो, सर ये नहीं है। सोशल कोई उसमें उसका लिंक नहीं है। मॉडर्न एज तो 16 सेंचुरी से शुरू हो जाती है, 16वीं सदी से मॉडर्न एज शुरू हो जाती है। नहीं, वो नहीं है मॉडर्न एज। अगर असल मॉडर्न एज देखें वो तो चले 1901 से शुरू हो रही है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इससे एक सदी पहले आ चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत पुराना हो चुका था। जहाँ तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आता है कोई 1788 में या 89 1700, में, हाँ 1700 कोई, मतलब 1770 की क्या, 89 में सर। हाँ इस तरह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका। मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की खास फिक्स डेट नहीं है, लेकिन 1770 की दहाई में या 80 की दहाई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। तो ये मॉडर्न नॉवल से क्या मुराद है? हाँ जी, बड़े बड़े यहाँ पे पढ़ाकू बच्चे बैठे हैं, कोई बाकी पता नहीं बोलना ही नहीं चाहते। बस फिजिकल क्लास में का ये एडवांटेज होता है कि आपको पता होता है कि सारे क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में पता नो नहीं सर, चलता। आंसर नहीं आता। सुन रहे हैं। ऑनलाइन में सम टाइम कोई साथ कुकिंग कर रहा है, कोई साथ हो सकता है कोई गेम खेल रहा हो, साथ जो है वो हो सकता है कोई नो गपशप सर। कर रहे हो। तो सर मुझे तो नहीं आते हैं आंसर्स मोस्टली, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है। तो मॉडर्न नॉवेल से मुराद के जिसमें साइकोलॉजिकल टेक्निक अडॉप्ट की जाए उसे हम मॉडर्न नॉवल कहते हैं। आपने जॉर्ज इलियट की साइकोलॉजिकल रियलिज्म सुनी होगी, क्योंकि जॉर्ज इलियट ने साइकोलॉजिकल रियलिज्म की टेक्निक यहाँ से अडॉप्ट करना स्टार्ट की थी। तो इसीलिए इसको मॉडर्न नावल कहा जाता है, इसको साइकोलॉजिकल नावल भी कहा जाता है। और मॉडर्न स्टाइल में इन्होंने नावल जो लिखना स्टार्ट किया। तो बिकॉज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ये बस आपने याद रखना है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म स्टार्ट किया, की टेक्निक अडॉप्ट की, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न नावल।